एक जमाने में कलकत्ता या आज का कोलकाता वर्ल्ड सिटीज में गिना जाता था, जहां इसको इंडिया का न्यूयॉर्क या पेरिस माना जाता था। पर जब साल 1869 में सुएज कैनाल बना, तब लोग ये मानने लगे कि कलकत्ता का डाउनफॉल शुरू होने वाला है, क्योंकि सुएज कैनाल बनने से इंडिया की ट्रेड ईस्ट से वेस्ट कोस्ट पर शिफ्ट होने वाली थी, जिसके कारण बॉम्बे या आज का मुंबई को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला था। देखा जाए तो वो लोग सही भी थे, क्योंकि साल 1911 के बाद कलकत्ता ब्रिटिश राज की राजधानी होने का टाइटल भी खो चुका था। फिर साल 1950s में भारत की आज़ादी के बाद जब कई इंडस्ट्रियलाइज सिटीज बनने लगी थी, तब देश के इंडस्ट्रियल इंजन होने वाले का किताब भी कोलकाता ने खो दिया। 1970s में ये शहर मार्क्सिस्ट के हाथों में चला गया और कोलकाता का सबसे बुरा काल इसी के बाद में शुरू हुआ। आज कोलकाता एक ऐसा शहर है जिसने भारत में लास्ट 30 साल से हुई इकोनॉमिक बूम का कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठाया, और ना ही दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के कंपैरिजन में ये ज्यादा डेवलप हुई। इनफैक्ट अगर आप आज कोलकाता में जाते हैं तो कई लोग कहते हैं कि अगर आपको 1960s का अर्बन इंडिया देखना है तो कोलकाता में जाइए, क्योंकि वो एक फ्रोजन टाइम मशीन की तरह बन गया है जहां पर कुछ चेंजेस नहीं हुए। लेकिन क्या ये शहर कोई बड़ा कमबैक कर पाएगा? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम 3 लोगों की टीम है जो महीने में अराउंड 60 वीडियोस बनाते हैं। आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, जबकि आपके लिए वो फ्री है। तो शुरू करते हैं। कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, ये 20th सेंचुरी में भारत के सबसे अमीर शहरों में से एक था। ये व्यापार और कल्चरल एक्सचेंज का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान कोलकाता ने ब्रिटिश राज की अर्थव्यवस्था में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। ये एक बहुत अहम पोर्ट सिटी था जो भारत को पूरी दुनिया के साथ जोड़ता था। कोलकाता में जूट, चाय, टेक्सटाइल और अफीम इन जैसे जरूरी सामग्रियों का व्यापार किया जाता था, जो उसके आर्थिक उन्नति में सहयोग थे। कई ब्रिटिश कंपनीज जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर्स को कोलकाता में ही स्थापित किया था। इसके अलावा कोलकाता इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी प्रसिद्ध था, जहां पर टेक्सटाइल, जूट मिल्स, स्टील और इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख उद्योगों को स्थापित किया गया था। शहर के औद्योगिक उन्नति ने भारत के विभिन्न हिस्सों से बहुत सारे माइग्रेंट्स को आकर्षित किया था इस शहर के अंदर, जिसके कारण कोलकाता शहर की पॉपुलेशन ग्रोथ तो हुई ही, लेकिन साथ साथ इस शहर को एक मेट्रोपॉलिटन नेचर मिला या डाइवर्सिटी शहर के अंदर बड़ी, जहां पर हर कोने से लोग मौजूद थे। कोलकाता हर भारतीय के लिए मॉडर्न इंडिया का प्रतीक था, लेकिन आज सिर्फ कोलकाता ही नहीं, लेकिन पूरे वेस्ट बंगाल स्टेट की हालत ऐसी नहीं रही, क्योंकि जहां जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर बात करें तो वेस्ट बंगाल राज्य 1960s में भारत के सभी राज्यों से सबसे ऊपर था, पहले स्थान पे, लेकिन 2019 आते आते 23rd स्थान पर यह पहुंच गया है। 1947 में देश के औद्योगिक उत्पादन का 24% हिस्सा वेस्ट बंगाल इस अकेले राज्य से किया जाता था, लेकिन 1998 तक ये हिस्सा सिर्फ 5% तक पहुंच गया था। वेस्ट बंगाल के सोशल इंडिकेटर्स भी अब अच्छे नहीं रहे। स्टेट्स की HDI रैंकिंग के आधार पर सभी राज्यों और उनके यूनियन टेरिटरीज को देखें तो वेस्ट बंगाल 28 स्थान पर आता है, और ये फिगर राष्ट्रीय एवरेज या औसत से भी नीचे है। अब इतिहास के कई इवेंट्स ने कोलकाता के डाउनफॉल को जिम्मेदार बनाया, जैसे कि साल 1947 में जब भारत आजाद होने वाला था, उसी के साथ भारत का विभाजन भी हो रहा था। इस विभाजन में बंगाल के वेस्ट हिस्से को भारत में और ईस्ट हिस्से को पाकिस्तान में डिक्लेयर किया जाता था। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कोलकाता किसका हिस्सा बनेगा। इस मुद्दे को लेकर कोलकाता में कई दिन तक कम्युनल राइट्स चली, जिसने कोलकाता के बिजनेस और डेवलपमेंट को पूरी तरीके से बंद कर दिया। ऊपर से ब्रिटिशर्स के जाने के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी को कई स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, जहां कोलकाता अपने इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव जमीन के हेडक्वार्टर होने के पोजीशन को खो देता है। कोलकाता एक पोर्ट सिटी भी है। इसके यहाँ पे जो पोर्ट्स है वो इसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट देते हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा रखते हैं। पर इन पोर्ट्स से ट्रेड किए जाने वाले ज्यादातर सामान उन इलाकों में प्रोड्यूस होते थे जो कि ईस्ट पाकिस्तान में ही चले गए या आज के बांग्लादेश में चले गए। ऊपर से पहले ही ब्रिटिश ने ज्यादातर फॉरेन ट्रेड को मुंबई वाले पोर्ट पे शिफ्ट कर दिया था, और कोलकाता पोर्ट के यूज कम होने के कारण यहाँ की फ्रीट इंडस्ट्री का साइज धीरे धीरे छोटा होता चला गया। साल 1947 में कोलकाता पहले ही ईस्ट पाकिस्तान या आज का बांग्लादेश से आए हुए रेफ्यूजीज को संभालने से जूझ रहा था,
और इसी बीच 1971 में इंडो पाक वॉर में वापस कोलकाता के अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस आ गया और उसकी इसे मार पड़ी, जहां वापस लाखों नंबर्स में रेफ्यूजीज बांग्लादेश से कोलकाता आ रहे थे। अब इस वक्त कोलकाता को रेफ्यूजीज को संभालने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही थी और बाहरी स्टेट से आने वाले माइग्रेंट पॉपुलेशन को संभालने में कोलकाता को दिक्कत आ रही थी। और इसके कारण जो एक बड़ा पॉपुलेशन इन्फ्लक्स कोलकाता ने देखा, उसने पूरे सोशल और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बिगाड़ दिया। यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी से ज्यादा लोग थे, जिसके कारण एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुआ। अब सालों से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई इस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट को कोलकाता के अल्ट्रा लेफ्ट फैक्शंस ने फायदा लेने में यूज किया। उन्होंने अपनी पकड़ को यहाँ पर जमा दिया, जिसमें नक्सलाइट्स, एक सेल्फ स्टाइल माओइस्ट क्रांतिकारी दल जो कि CPIM का एक भाव के नेतृत्व में था, वो कोलकाता के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में अपना प्रेजेंस बनाने लगे। जहां यूनिवर्सिटीज में आने वाले कई स्टूडेंट्स को इन्होंने अपने मूवमेंट का हिस्सा बनाना शुरू किया। इन्होंने एक निर्देशिकता घोषित की, जहां बिजनेसमैन, यूनिवर्सिटी के टीचर्स, नेता, जमींदार आदि जैसे लोगों को क्लास एनिमी के तौर पर डिक्लेयर किया गया और उनको हटाने का काम किया। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्लास एनिमी एक मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का शब्द है, जहां पर क्लास एनिमी उन इंडिविजुअल को कहा जाता है जो कि दूसरे से लेबर या काम करवा के अपने इनकम को अर्न करते हैं। यहाँ पे क्लास एनिमी को आप एनिमी ऑफ वर्कर्स भी बुला सकते थे। इन नक्सलाइट्स ने कोलकाता के अंदर रहने वाले सारे बड़े बिजनेसेस को यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया, जहाँ नक्सलाइट्स खुलेआम बिजनेसमैन का मर्डर करते थे और उनके बिजनेस को वैंडलिज्म का भी सामना करना पड़ता था। इन्हीं में से एक बिजनेसमैन थे श्री लेट SK बिरला, जिनके अनुसार कोलकाता में नक्सलिज्म इतना बुरा हो गया था और इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ गया था, जहाँ कई सारे जमींदार मालिकों ने भी अपने व्यापार को छोड़ दिया और अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया। यहाँ सुरक्षा बिल्कुल नहीं थी, इसी कारण वो कोलकाता से जब भी उड़ान लेते थे उस समय पर सोने चांदी जैसे भारी बिलोंगिंग्स को एक बैग में भर के लेके जाते थे और वो उस समय का सबसे खराब वक्त था। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1965 में कोलकाता की फैक्ट्रीज में 179 स्ट्राइक्स और 49 लॉकआउट्स के इंसिडेंट्स हुए। साल 1970 में ये फिगर 678 और 128 चला गया। अब इस वक्त कोलकाता में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी और चारों तरफ नक्सलिज्म और मिलिटेंट इंसर्जेंसीज के इंसिडेंट घट रहे थे। पर ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि साल 1977 में वेस्ट बंगाल में CPIM की सरकार चुनी जाती है, जो कि कंटिन्यूसली 34 सालों तक वेस्ट बंगाल की सत्ता को अपने हाथ में रखती है। इस गवर्नमेंट के CM ज्योति बासु होते हैं, जो कि कई बार इलेक्शन जीत के साल 2000 तक वेस्ट बंगाल के CM बने रहते हैं। CM ज्योति बासु की गवर्नमेंट ने कई एग्रीकल्चरल और लैंड रिफॉर्म्स लाए, जिससे साल 1980 से साल 1990 के बीच ग्रीन प्रोडक्शन बढ़ जाती है और एवरेज ग्रोथ 5.81% रजिस्टर की जाती है। पर साल 1990-95 में ये ग्रोथ रेट गिर जाती है 2.13% पर। और इन पॉलिसीज का कोलकाता के ऊपर कोई असर नहीं था, क्योंकि कोलकाता जैसी इंडस्ट्रियल सिटीज इन लॉस की वजह से कोई फायदा नहीं पाती थी। यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है। फिर साल 1978 में ये गवर्नमेंट नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाती है, जिसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना होता है, पर ये पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होती। इस टाइम हर दिन कोलकाता में कोई ना कोई बड़ी कंपनी बंद हो रही होती है या दूसरे सिटीज में शिफ्ट हो रही होती है। भारत के कई दूसरे शहरों में ये इंडस्ट्रीज बाद में जाके डेवलप होती थी और कोलकाता के कई इंडस्ट्रीज को बाद में ओवरटेक कर देती थी। और कोलकाता की इस व्यवस्था को देखकर साल 1985 में एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी ने कोलकाता को डाइंग सिटी के नाम से बुलाया था। साल 1990s में दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट देश सोवियत नेशन कोलैप्स हो जाता है और दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिस्ट देश चाइना अपने कम्युनिस्ट सिद्धांतों को साइड में रखकर इंडस्ट्रियलाइजेशन के रास्ते पर चल रही होती है। इंडिया में भी साल 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रिफॉर्म होते हैं, जिसके बाद में CM बासु को समझ जाता है कि उनके लेबर ओरिएंटेड पॉलिसीज राज्य को आगे नहीं ले जा पाएंगे। इसके बाद में साल 1994 में वो एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी को ड्राफ्ट करते हैं, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को और एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज किया जाता है, पर ये भी कुछ खास असर नहीं कर पाती। साल 1991 के एक्स फैक्ट्री वैल्यू एडेड आउटपुट के अंदर वेस्ट बंगाल का शेयर 6% था और वो साल 1990-2000 आते आते
3.9% पर गिर जाता है। पर अब कोलकाता में एक चेंज आने वाला होता है, जहां पर CPIM से ही बुद्धदेव भट्टाचार्य एज अ CM चुने जाते हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य के समय की मांग को समझ गए होते हैं, इसलिए वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के कई प्रिंसिपल्स को साइड में रखकर वेस्ट बंगाल के ग्रोथ के लिए काम करते हैं और वे कई पब्लिक कैंपेन्स को कोलकाता में एक वर्किंग और इंडस्ट्रियल एटीट्यूड को जनरेट करने के लिए मदद करते हैं, जो कि यहाँ से खो गया होता है। वे साल 2003 में वेस्ट बंगाल IT पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, जिससे पूरे वेस्ट बंगाल में और खासकर कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक बड़े IT इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। यहाँ इंडिया की सभी बड़ी IT कंपनीज अपनी ऑफिस खोलती है और ये पॉलिसी इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी में से एक विप्रो के चेयरमैन श्री अजीम प्रेम जी के द्वारा सराही भी जाती है। इस पॉलिसी के कारण वेस्ट बंगाल के IT सेक्टर में 70% का ग्रोथ देखा जाता है। लेकिन बस यही नहीं, धीरे धीरे चाहे गवर्नमेंट्स लेफ्टिस्ट क्यों ना हो, यहाँ पर समझा जाता है कि जो कोलकाता का या ओवरऑल वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट है वो बिना इंडस्ट्रीज के नहीं हो सकता। अगर रीसेंट डेवलपमेंट्स को भी देखें तो करंट मिनिस्ट्रीज ने बहुत बड़े इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को लाए हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टमेंट्स होने के लिए समिट्स को होस्ट किया जा रहा है और हर साल हमें बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स फिर से वेस्ट बंगाल में होते हुए नजर आते हैं। इस तरह आने वाले सालों में कोलकाता के अंदर आज ज्यादा एडवांसमेंट्स होने लगेंगे, पर तब तक भारत के अन्य सिटीज कोलकाता से काफी आगे चली गई है। आज हैदराबाद, बेंगलुरु इन जैसी सिटीज एक जमाने में कोलकाता से इकोनॉमिकली कम्पीट भी नहीं कर सकती थी, वो कोलकाता के कई फैक्टर्स से आगे चले गए हैं। आज कोलकाता किसी भी क्षेत्र में चाहे इन्वेस्टर्स की पहली पसंद क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे चेंजिंग पॉलिसीज के साथ में ये स्टैग्नेंट पोजीशन अब चेंज हो रही है। कोलकाता सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स और हाईली मैन पावर कैपिटल के साथ में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को समाई हुई हो सकती है, जिसके कारण $150 बिलियन के साथ कोलकाता देश की तीसरी सबसे रिचेस्ट सिटी आज भी है और हर साल यहाँ का IT सेक्टर बढ़ते ही जा रहा है। इनफैक्ट जहाँ सेक्टर 5 न्यू टाउन का एरिया यहाँ पे प्लान होके बना है, वहाँ पे आज के डेट में इतने बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि चाहे वो मुंबई का BKC हो, गुड़गांव के अंदर की साइबर सिटी या कुछ दूसरे ऐसे सिमिलर एरियाज, आगे जाकर ये इन्हीं एरिया से कम्पीट करेगी और लाखों लोगों को एडवांस लेवल के हाईली पेइंग जॉब्स भी प्रोवाइड कराएगी। साथ साथ इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए जैसे मैंने कहा हर साल समिट्स हो रहे हैं और गवर्नमेंट भी कोशिशें कर रही है। चीजें अगर सही जाती है और गवर्नमेंट अपने डायरेक्शंस नहीं खोती तो आने वाले 10-11 साल के अंदर हमें फिर से चेंजेस नजर आ सकते हैं, जहां पर कोलकाता के अंदर हमें इंडस्ट्री ग्रोथ एक बार फिर से स्टेट को बेनिफिट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बात जरूरी यहाँ पर यह है कि ये चीज होती रहे। आज भी कोलकाता कोई बहुत गरीब सिटी नहीं है, ये इतनी ज्यादा ऊपर के लेवल पे था कि 30 सालों तक डाउनफॉल होने के बावजूद ये एक ऐसे पोजीशन पर है जिसको अभी भी छोटा नहीं बोल सकते। लेकिन अभी यहाँ से इस चीज को आगे बढ़ाना ज्यादा जरूरी है यहाँ के गवर्नमेंट के लिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।